अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी अजीब सूरत-ए-हाल है, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वो इंतहाई परेशान। और ख़ास तौर पे ये जो महँगाई का मामला चल रहा है और जो बिजली के बिलों की वज़ह से लोग परेशान हैं, इसमें लोअर क्लास हो, मिडल क्लास हो, इवन हायर क्लास जो है हमारी, वो सब लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इवन जो हमारे एलीट के हैं, उनके साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भी जो मिडल क्लास के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो सब परेशान हैं। और उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो केयर टेकर्स आए हैं, एक तो ये है कि इनकी ज़रा थोड़ा-सा भी ज़रा देखना पड़ेगा कि ये केयर टेकर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है? क्यों इस तरह के जो लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, इनको लाके बिठा दिया जाता है, जिनका कोई स्टेक नहीं होता पूरे सिस्टम में, और वो आके फिर तबाही फेरते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह के इजलास हो रहे हैं, इजलासों के ऊपर इजलास हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो कभी कुछ फरमाते हैं, कभी कुछ फरमाते हैं। कुछ पता नहीं है उनको कि क्या हो रहा है, बस इजलास हो रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमारा इस सिस्टम चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। उलझाव ही उलझाव जो है वो नज़र आ रहा है। सुलझाव की तरफ कोई चीज़ नहीं जा रही, जिसकी वजह से एक कॉज़ ऑफ कंसर्न है लोगों के दरमियान, ख़ास तौर पे जो लोग समझने वाले हैं, बूझने वाले हैं, वो परेशान हैं कि ये किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोई तो ऐसा हो कि जो अब समझे और कहे कि यार ये बहुत कुछ हो गया है, लेट्स स्टॉप इट नाउ। तो इस तरह की कोई चीज़ हो नहीं रही है। तो इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे, और हमें जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सलामुकुम जी, सलामुकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है टू स्टार्ट विद ज़रा ये शुरू करते हैं जी, ये जो केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट है, और ये जिस तरीके से हमारे ये केयर टेकर्स आके बैठ गए हैं, और अजीब तरह की एक कैबिनेट बना दी गई है, चूं-चूं का मुरब्बा है, ना किसी को पता है कि वो करना क्या चाहता है, ना उसका कोई मैंडेट है, ना उसके पास कोई स्टेक्स हैं उसकी इस सिस्टम के अंदर। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसको किस तरीके से हम देखें, ये थोड़ा-सा हमें गाइड करें जी प्लीज़। आपने आर्टिकल देखिए भी जी। लिखा है बल्कि इसके बारे में। जी। आपने एक आर्टिकल भी लिखा है इस बारे में। हाँ जी। पहली तो चीज ये है कि जो 1973 का जो आइन है, उसमें केयर टेकर सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो जो ओरिजिनल लाइन था, जो जी, ओरिजिनल ओरिजिनल आइन ये बाद में इंसर्ट किया गया अपनी मर्जी के लोगों को लाके और इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आप देखें ना, सारी दुनिया में एक लेम डक हो जाता है, मगर इलेक्टेड लोग ही रहते हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में। आखिर तक आप वही अलाउ रहता नहीं करते अनइलेक्टेड लोगों को कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने से। पहली तो चीज ये, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो पावर उनको देनी जिनकी कोई स्टेक्स हो, जिन्होंने कम से कम इलेक्शन लड़ना है, तो कुछ और नहीं तो इलेक्शन तो लड़ना है, वोट तो लेना है। ठीक। और अब जिस तरह पंजाब और केपीके में जो ये केयर टेकर सेटअप है, ये महीनों चली जा रहा है। अगर यही इंटरम बैठे होते, इंटरम के बजाय वो बैठे होते लोग जो इलेक्टेड थे, तो वो जल्दी में होते जी इलेक्शन हो, ताकि हमारा मैंडेट रिस्टोर हो और हम हुक्मरानी कर सके। तो ये बिल्कुल, मैं पर्सनली समझता हूँ ये केयर टेकर का जो ये सेटअप है, ये बिल्कुल इसका कोई इफादियत नहीं है, और ये इसको खत्म करना चाहिए। और आइन में अगर रिक्वायरमेंट है वो तरमीम की, इसको करके इसको खत्म करना चाहिए। अभी हम ज़िया अमेंडमेंट से डील कर रहे हैं, तो ऊपर से बाजो अमेंडमेंट्स भी आ गई हैं, तो एक आइन की भी खिचड़ी पकी है। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि मैंने 12 इस पे लिखा भी है और कहा भी है कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं भाई, इनकी काबिलियत पे कोई इतराज नहीं है, मगर टेक्नोक्रेट्स जो हैं ये ब्यूरोक्रेट्स को रिप्लेस करते हैं। सी। और ये बगैर पॉलिटिशियंस को नहीं पॉलिटिकल, करते। हाँ, ये पॉलिटिशियंस को नहीं करते, और ये बगैर पॉलिटिकल ओवरसाइट के ये ऑपरेट नहीं कर सकते। अब जिस अमेरिका तरह की अमेरिका अगर में आप, होता है। हाँ। जिस अमेरिका का जो सिस्टम है कि जो प्रेसिडेंट है वो टेक्नोक्रेट्स की कैबिनेट बनाता है, मगर उसकी ओवरसाइट कांग्रेस करती है, पॉलिसी मेकिंग कांग्रेस करती है। अब इनकी ओवरसाइट कोई नहीं है, टेक्नोक्रेट्स आ गए हैं, और ये फिर रिलाई करेंगे उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स पे जो डिलीवर नहीं करते। अच्छा, ये जो टेक्नोक्रेट्स आ गए हैं, इनको पॉलिटिकल ओवरसाइट कोई नहीं है। अब आपने महंगाई का जिक्र किया, ये जो बिलों का मामला है, जो शेख रशीद है पिंडी वाले, जिनको लोग शीदा टल्ली भी कहते हैं, वो 4-5 महीने से कह रहे हैं कि ये बिल जो हैं ये लोगों की रेंज से निकल रहे हैं और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। वो कहीं, दिस इज द पॉलिटिकल ओवरसाइट, क्योंकि वो लोगों में घूमते फिरते हैं, उनको आम बंदे का पता, सियासतदान जो है चाहे वो जैसा भी हो, उस पब्लिक की पल्स का उसको पता होता है। तो पॉलिटिकल ओवरसाइट बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चल सकता। ये वैक्यूम नहीं है, आपने जिन लोगों को सर्व करना है उनसे आपका कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए टेक्नोक्रेट्स को जरूर लेके आए, मगर ब्यूरोक्रेट्स की जगह। ये 50 साल पहले ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई, सारी दुनिया में
टेक्नोक्रेट्स हैव रिप्लेस्ड ब्यूरोक्रेट्स 50 इयर्स अगो। आधी सदी गुजर गई है, मगर हमारे यहाँ हम बार बार ये गलती करते हैं कि हम टेक्नोक्रेट्स को गलत जगह पे लेके आते हैं। ब्यूरोक्रेट जो असल मसला है हमारा डिलीवरी का, ब्यूरोक्रेट वहीं रहते हैं, और जो पॉलिटिकल ओवरसाइट चाहिए होती है वो या तो हमने वीकन कर दी है या हम उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। तो लिहाजा तो हमारा ये जो केयर टेकर्स हैं डॉक्टर साहब, ये जरा जी। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये इनका नाम जो केयर टेकर है, ये किस जी। चीज की केयर टेक करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती ये क्या, कौन सी केयर है जो ये करते हैं? देखें, ये 8वें केयर टेकर हैं और इनसे पहले 7 फेल हो चुके हैं होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और ये भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह 8वें वाले भी फेल ही होंगे। यानी पाकिस्तान में कोई खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि पिछले 7 इलेक्शन पाकिस्तान में ठीक हुए। कोई भी पार्टी का किसी भी बंदे से पूछ ले, तो अगर 7 दफा ये नाकाम हुआ केयर टेकर सेटअप, तो ये 8वीं दफा क्यों ट्राई किया जा रहा है? ठीक, और इस दफा तो बड़ा यूनिक केयर टेकर सेटअप है कि ये भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। ठीक, ये एक और अनसर्टेनिटी ऐड कर दी गई है, और उम्मीद ये की जा रही है, जिस तरह आपने उलझाव और सुलझाव की बात की, उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो टेक्नोक्रेट्स आए हैं, ये पढ़े लिखे लोग आए हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि ये कोई रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे, और उस रिलीफ के नतीजे में जो 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 ऑपोजिशन का या पीडीएम का या जो उन जमातों का वोट बैंक जो वो इंप्रूव हो जाएगा, कि कोई डिलीवरी हो जाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे, मुझे तो ये लग रहा है कि ये रिलीफ की बजाय तकलीफ ही दे रहे हैं। आते ही देख लें इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी हैं, इसी तरह आते ही देखें महंगाई के मामलात में क्या सिलसिला चल रहा है। ये तो तकलीफ ही तकलीफ है, ये जो रिलीफ तो नहीं, मैंने कहा ये उम्मीद की जा रही है, मैंने ये नहीं कहा कि करेंगे, मैंने कहा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक, और ये प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है। बट आई एग्री विद यू, क्योंकि इनमें पॉलिटिकल ओवरसाइट नहीं है। अब सवाल ये है कि इनको पॉलिटिकल ओवरसाइट कहां से मिल रही है? हु इज टेलिंग देम व्हाट द पब्लिक वांट्स? असेंबलीज तो आपने डिसॉल्व कर दी हैं, असेंबलीज है नहीं, तो इनको कौन बताएगा भाई कि पब्लिक के क्या मसला है, पब्लिक क्या चाहती है? ये तो पब्लिक के पास जाते नहीं है, इनका पब्लिक से कांटेक्ट नहीं है। इनको डॉक्टर साहब फिर वही बताएंगे ना जो इनको लेके आए हैं, क्योंकि आपने ये देख लिया है कि वो कहते हैं ना कि मेरी तामीर में मुजमर थी सूरत ही खराबी की। इनकी तो जो तामीर हुई है वही आपको पता है कि बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिकली हुई है। किसी को पता ही नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ना अपोजिशन लीडर को पता था, ना प्राइम मिनिस्टर को पता था, और अचानक इनका नाम सामने आ गया। इसी तरह बाकी कैबिनेट के नाम भी इसी तरह आ गए होंगे। तो ये तो मतलब ना तो कोई इनका ड्यू प्रोसेस हुआ है, पता नहीं, ये ऊपर से कमांडो एक्शन के साथ भी सामने नहीं, मगर जो कैबिनेट मेंबर्स काफी ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं with PMLN and पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल लीनिंग्स। देखें ना, इनका तो जो बाई पार्टीजनशिप है वो भी क्वेश्चन में आ जाती है। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रलिटी भी क्वेश्चनेबल, बीच में कुछ अच्छे लोग भी हैं, मगर इनकी जो बिल्कुल आप कह रहे हैं बाई पार्टीजनशिप और न्यूट्रलिटी जो है वो भी एक इशू है। और दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं जो इनको लाने वाले हैं, उनकी भी वो पॉलिटिकल ओवरसाइट वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनका भी ताल्लुक पब्लिक से नहीं है। देखो ना, पब्लिक में तो जाते हैं पॉलिटिशियन, शेख रशीद जैसे लोग। शेख रशीद साहब को जो भी कहें, ही इज ए पब्लिक फिगर। वो आप जाएं राजा बाजार में, वो बैठे होंगे थड़े पे, बैठ के वो निहारी खा रहे होंगे, लोग उनके इर्द होंगे, लोगों से गप्पे मार रहे होंगे, बातचीत करेंगे। दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। कि आपके डेरे होते हैं, लोग आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, इश्यूज बताते हैं। तो ये बड़ा पॉलिटिकल ओवरसाइट बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल ओवरसाइट के बगैर कोई सिस्टम आपका नहीं चल सकता, बिकॉज जिस पब्लिक को आप सर्व करने जा रहे हैं, अगर उनसे आपका कांटेक्ट ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं, तो आप रिजॉल्व किस तरह करेंगे? सी, ये बड़ा इशू है। और टेक्नोक्रेट्स को बिल्कुल आप जरूर लेके आए, मगर ब्यूरोक्रेट्स की जगह, ताकि डिलीवरी हो। लेकिन वो देखें ना, जो ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात कही है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो उनको रिप्लेस करें, ना कि पॉलिटिशियंस को। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी तो करप्शन जो है जुबान ज़दे आम है। और अभी आपने एक और इनका तमाशा आपने देख लिया, जो सदर अलवी साहब का जो केस हुआ अभी रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो इनको कहा था कि इसको वापस भेज दें बिल को, और वो हमने देखा कि जनाब वो नहीं गया, और फिर वो मामला जो आपके सामने लोगों को पता ही है किया हुआ। तो इस तरह के जो मामलात हैं, उनमें जो एक जो डायरी सिस्टम हुआ करता था, वो नहीं फॉलो किया जा सकता जी? बिल्कुल, डायरी सिस्टम और फॉलो करना चाहिए। सी, अगर अलवी साहब डिस्पैच रजिस्टर मंगा के चेक कर लेते, तो उन्हें पता चल जाता कि वो गए भी हैं या नहीं गए। असल में हम ज्यादातर जो सियासतदान हैं,
ये जो ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसकी इवलनेस को समझते नहीं है। सी ब्यूरोक्रेसी कैन डू एनीथिंग, सी, क्योंकि फाइल वर्क, पेपर वर्क, डायरी सिस्टम, वो रजिस्टर, वो सारे वो मूव करते हैं। तो लिहाजा वो ब्यूरोक्रेसी से डील करने का तरीका ही पेपर है, फाइल वर्क है। आप रजिस्टर चेक करें, डिस्पैच रजिस्टर चेक करें। अब तो वो खत भी नहीं लेते। किसी जमाने में आप सरकारी दफ्तर में जाए तो वो पाबंद होते थे आपको खत लेके डायरी नंबर इशू करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो भी नहीं करते। उनको भी पता है कि अगर डायरी नंबर इशू हो गया तो सिस्टम में आ जाएगा। मुझे कई दफा होता है कि मैं जाके देता हूं तो वो मुझे डायरी नंबर नहीं देते, एक्सेप्ट नहीं करते। फिर आई हैव टू कम बैक और मैं कोरियर करता हूं ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो कि ये वाकई मैंने ये शिकायत की थी। तो मेरे कहने का मतलब है ब्यूरोक्रेसी आपकी जो है इज नॉन फंक्शनल। आपका सारा, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आपका जो सारा सिविल फंक्शनल भी नहीं है और करप्ट भी है, दोनों चीजें पूरा एब्सोल्युटली। और रुकावट है, रास्ते में रुकावट है, काम में रुकावट है, और उसके बावजूद हम उनको फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं। उनको बिजली दे रहे हैं फ्री, उनको पेट्रोल दे रहे हैं फ्री, गाड़ियां उनको दी हुई हैं, फ्लीट ऑफ कार्स उनको दी हुई हैं, खर्चे पे खर्चा हो रहा है। सी, एक बड़ा सिंपल टेस्ट है। मैं तो ये कहता हूं कि आप जो दफ्तर के औकात हैं, कोई जाके चेक कर ले। कोई 10-11 बजे से पहले दफ्तर नहीं आता, सही, और फिर 12 बजे वजू शुरू हो जाते हैं। तो 1-2 घंटे के लिए लोग शक्ल दिखाने के लिए आते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। दफ्तर वक्त पे ना आना स्टार्ट ही शो करता है लैक ऑफ सीरियसनेस। देखो ना, अगर आपको ये, दिस इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कि अगर आप वक्त पे दफ्तर ही नहीं आते, दैट मींस आप नौकरी की आपको परवाह ही नहीं है। किसी भी जाकर चेक कर ले, किसी भी दफ्तर में चले जाए, और सब अफसरों को पता है कि जी कोई वक्त पे नहीं आता। अफसर खुद नहीं आते, कोई घंटा लेट आता है, कोई 2 घंटे लेट आता है, कोई 3 घंटे लेट आता है। तो एक ब्यूरोक्रेसी तो एक मजाक बन गई है आपकी, एंड दे कैन डू एनीथिंग। और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, पेपर वर्क इनके पास है, फाइल वर्क इनके पास है, और जो इनके ऊपर लोग हैं, इवन एट द हाईएस्ट लेवल, डॉक्टर आरिफ अलवी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज अ वेरी डिसेंट प्रोफेशनल इंडिविजुअल, मगर उनको भी अगर उनको इनकी इवलनेस का पता होता, हम लोग जो सिस्टम में रहे हैं, जो हमने काम किया है, हमें तो ब्यूरोक्रेसी इवलनेस का पता है कि आप अगर रजिस्टर भी चेक करते हैं, डिस्पैच रजिस्टर, उसमें कई दफा वो गलत एड्रेस लिख के जान के गलत एड्रेस पे भेज देते हैं कि अगले को मिले ना, वो ज्वाइन ना कर सके। सी, वो भी करते हैं। यानी आप ऐसी ऐसी ट्रिक्स खेली जाती हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि इट इज अमेजिंग एंड आई ओपनिंग। उसकी वजह ये है कि किसी को कोई सजा नहीं मिलती, कोई अकाउंटेबल नहीं है। सी, लोग भी 10-10 साल 15 साल बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस क्यू में खड़े रहते हैं, उसके बाद 5 साल के प्रमोशन भी हो जाती है, अगले ग्रेड में भी चले जाते हैं। वो ईशर हुसैन साहब ने जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन सिस्टम बनाया था, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कुछ ये इंप्लीमेंट नहीं होने देते क्योंकि फाइल वर्क, पेपर वर्क इनके पास है, समरीज इन्होंने बनानी है। सी, तो जब तक आप टेक्नोक्रेट्स को नहीं लेके आएंगे, और जो 73 का आइन है उसमें ग्रेड 21 और 22 की जो पोजीशंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, तो वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। और मैंने कई दफा सजेशन दिया है कि ग्रेड और 21 और 22 की पोजीशंस हैं, स्टार्टिंग विद टेक्निकल मिनिस्ट्रीज एटलीस्ट, उसका इश्तिहार दे अखबार में, पब्लिक सर्विस कमीशन इश्तिहार दे अखबार में, दिस शुड बी ओपनड अप। और जो सबसे एबल है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है या बाहर है, कोई टेक्नोक्रेट है, इवन फॉरेन क्वालिफाइड है, को बाहर पाकिस्तान बैठे हुए एक्सपेट्रिएट, अगर वो क्वालिफाइड है और वो उस पे मेरिट पे आता है तो उसको पोजीशन दी जाए ग्रेड 21-22। बिल्कुल देनी चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी है। अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है तो आपको टेक्नोक्रेट्स को ब्यूरोक्रेट्स की जगह लाना है, बिकॉज फिर आपने उनको फाइल वर्क, पेपर वर्क उनके हवाले करना है। वो फाइल वर्क और पेपर वर्क उनके हवाले जब तक नहीं होगा टेक्नोक्रेट्स के, जो मैं सिस्टम में गया था एज चेयरमैन, बिकॉज आई हैड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सी, मेरे पास फाइल वर्क था, पेपर वर्क था, सी, मुझे वो जब बेवकूफ बनाते थे तो मैं एक्शन लेता था, सी, आई यूज्ड टू पुल देम अप, सी, फिर मैं ट्रांसफर कर देता था, हिला देता था उनको पोजीशन से। उनको समझ आ गई कि भाई ये जो है ये फाइल वर्क, पेपर वर्क समझता है, वो डॉक्यूमेंटेशन समझता है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा मसला है, फाइलें गायब हो जाती हैं। सी, पंजाब को तो सारा रिकॉर्ड जला दिया गया, पीएमएलएन तो स्पेशलाइज करती है रिकॉर्ड जलाने में, फाइलें नहीं मिलती, ठीक, वही गायब हो जाती है। तो रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड का सही होना, पेपर वर्क, फाइल वर्क, जब तक इस पे दस्तरस नहीं होगी, जब तक प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं जरा। ये जो बिजली का मामला चल रहा है और लोगों ने बिजली के बिल जला दिए हैं और लाखों की तादाद में लोग ऑर्गेनिक जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए हैं।
अभी मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो भी इसको मेरा ख्याल है कि कैश इन करने की कोशिश करेंगी और 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने भी कह दिया कि मुल्क गिर हड़ताल जी होगी। ये जो जी। सूरत हाल है ये किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हैं? क्या ये सिविल नाफरमानी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या ये बगावत की तरफ मामला चल रहे हैं? क्या होने जा रहा है? देखिए जी, और मैंने 12 इस पे लिखा भी और डिस्कस भी किया है। आपने उलझाव और सुलझाव की भी बात की। एक चीज तो तय है कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। स्टेटस को हैज बीन रिजेक्टेड, ठीक। और हमें जो एज ए नेशन ट्रैप किया गया है, ये बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, किकबैक प्रोजेक्ट्स लेके और ओवरहेड उनको बढ़ा के, ये सारा करके जो ट्रैप किया गया है नेशन को, अब हम वो अफोर्डेबल नहीं है। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। ये सबको अंडरस्टैंड करना है, एस्टेब्लिशमेंट को भी अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। स्टेटस को इज अनएक्सेप्टेबल। अब देखना यह है कि अब हमने किस तरफ जाना है। क्या हमने आइन, कानून और जमहूरियत की तरफ जाना है तो हमारा फ्यूचर है। अगर हमने आइन, कानून और जमहूरियत की तरफ नहीं जाना और हमने बर्मा वाला मॉडल अडॉप्ट करना है मार धाड़ का, सी, तो वो हमें फर्दर नीचे ले जाएगा। तो अब सुलझाव का एक ही तरीका है कि हम आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत की तरफ जाएं, तब मामला ये होगा। स्टेटस को इज नॉट एन ऑप्शन। ये बहुत हो गया, 76 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। सी, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न, खासतौर पे हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, वी हैव लिव्ड थ्रू ऑल दीस टाइम्स। हमने तो हर चीज देखी है। सी, और हम आज से नहीं शोर मचा रहे, हम तो 58 से शोर मचा रहे हैं कि हो क्या गया इस मुल्क के साथ, देखे ना। और बीच में जो थोड़ी बहुत कोशिश भी की, कोर्स करेक्शन की, वो भी न्यूट्रलाइज हो गई। सी, कभी ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर ही नहीं होने दिया इस मुल्क में। कभी नहीं सी, या तो वजीर आजम को मार दिया जाता है या वजीर आजम को निकाल दिया जाता है। सी, तो आपने आइन को चलने नहीं दिया, फिर आइन के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है कि आइन ही ठीक नहीं है। ओ भाई, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, वो कहता है पहले कंप्लायंस तो हो किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी पॉलिसी, जब तक कंप्लायंस ही नहीं है तो हाउ कैन यू जज दैट डॉक्यूमेंट। सी, आप पहले कंप्लायंस करें फिर देखें, श्योर, अगर उसमें कोई है खामी उसको दूर करें थ्रू अ ड्यू प्रोसेस। वो भी थ्रू अ ड्यू प्रोसेस। ये नहीं है अपनी मर्जी से आप करते हैं। वो जिया साहब अपनी अमेंडमेंट्स करके चले गए हैं, अब ये बाजवा साहब ने इनके थ्रू अपनी अमेंडमेंट्स करा दी, पीडीएम के थ्रू। सी, तो एक मजाक इन्होंने बना दिया है। और हर चीज जो है वो कह रहे हैं जी हमें क्लीन चिट मिल गई। अभी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा जी जो मोटरवे बनी है बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद M2, ये इसने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है तकरीबन 102 किलोमीटर बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। और हर किलोमीटर पे वो 3 कुछ रुपए चार्ज करेंगे उसके टोल टैक्स पे। तो ये जो लाहौर से वहां जाएगा वो 100 किलोमीटर एडिशनल टोल टैक्स देके इस्लामाबाद पहुंचेगा। ये गुनाह जारी है। एक सदका जारी होता है, गुनाह जारी है। सी, ये गुनाह जारी है। जब आप अच्छा नेकी का काम करते हैं तो सदका जारिया होता है, जब आप गलत काम करते हैं तो गुनाह जारिया होता है। अब हर बंदा जो जाएगा वो पेट्रोल अलग खर्चेगा, 3 रुपए कुछ पैसे टोल टैक्स हर किलोमीटर का एडिशनल देगा, 102 या 4 किलोमीटर का। और फिर वो चक्री लूप से पहाड़ी पे चढ़ के जाएगा जहां ब्रेकें फेल होती हैं और वहां एक्सीडेंट्स होते हैं। सही, तो ये इन्होंने, मेरा मतलब कहने का ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 85 से अब तक इन्होंने नेशन को ऐसा ट्रैप किया है। जो IPP साइन किए थे 94 में, वो उन्होंने ट्रैप कर लिया। फिर जो इन्होंने साइन किए, जो बड़े कहते हैं हमने बिजली पैदा कर दी, वो भी बिजली तो अपने पैदा की, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, कोई मॉडल नहीं था बिजली पहुंचाने का, कलेक्शन का, देखो ना, उसकी चोरी चकारी का, इसी तरह गैस का कोई रोड मैप नहीं था कि करना आपने क्या है। ठीक, आप इंपोर्टेड फ्यूल पे प्लांट लगाए जा रहे हैं, हद तक ये इंपोर्टेड कोल पे भी प्लांट लगा दिए। आपके पास 175 बिलियन टन कोला पड़ा है, आपका फोकस कोला निकालने पे होना चाहिए था। आपने उसमें भी जल्दी नहीं की कि जी यार हमारा कोला निकाल लें। अब जो घर में बिजली बन रही है 6000 मेगावाट, वो 8 रुपए और 10 रुपए यूनिट हमें पड़ रही है। सी, अब अगर वो बिजली हमारी हो और हाइडल पावर हो जनरेशन, तो हम ये एकदम बिजली की जो कॉस्ट है ये नीचे ला सकते हैं। लेकिन मगर वो तब है ना कि जब कमीशन इनके मिल जाए इनको, तभी होगा, वरना तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें उनको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह ऑरेंज ये ट्रेन जो लाहौर की है, अब इसको किस तरह करेक्ट करेंगे आप? ये तो बन गई है, कर्जा चढ़ गया है। साहिवाल का कोल फायर प्लांट है, चले वो तो आप खैर सर में शिफ्ट कर दें, उसको लोकल कोल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। मगर ऑरेंज तो बन चुकी है कि एक बैग्स भी ले चुके हैं लोग, पैसे भी खा चुके हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे सकते।
अच्छा, M2 जो है, ये भी इसका चक्री लूप आप निकाल के इसका एक्सेस ठीक कर सकते हैं। वो जो 102 किलोमीटर आप लेके गए हैं, अगर इसका एक्सेस आप ठीक कर लें तो वो लूप अलग हो जाएगा और पिंडी इस्लामाबाद जाने वाले जो हैं वो 100 सीधे चले जाएंगे, वो सीधे चले जाएंगे। तो ये आप करेक्ट कर सकते, कुछ चीजें आप करेक्ट कोर्स करेक्शन हो सकती हैं और हमें तो फोकस करना चाहिए। ठीक। और जो इन्होंने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ ने लंदन में, तो उन्होंने कहा था हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे ताकि हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हैं, उनसे माफी मांगेंगे कौम से और हम कोर्स करेक्शन करेंगे। मगर वो बेनजीर के असैसिनेशन के बाद जब जरदारी साहब आ गए इन कंट्रोल, तो वो कोर्स करेक्शन के बजाय वो एक लूट मार की कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन ज्यादा लूटेगा, कौन ज्यादा हाथ मारेगा। तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है वो भी खत्म हो गया। ठीक। और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कोई नहीं बना। ठीक। और वो जो डिक्लाइन है और जो लूट मार है वो और बढ़ गई और इंक्रीज हो गई। तो अब वो कौम के पास अफोर्ड नहीं कर सकते। द पॉइंट इज कि अगर एक शख्स का, मुझे लोग आते हैं मेरे पास, मेरा खनसामा आया कि जी 16,000 का बिल आ गया, देखो ना, अब वो कहां से देगा 16,000 रुपए? उसकी बेचारी की 30,000 रुपए तनख्वाह है, वो 16,000 या 25,000 रुपए तनख्वाह, वो 16,000 कहां से देगा बिल? ठीक। तो ये टोटली ड्राइवर आएगा, वो कहता है जी मेरा बिल आ गया 12,000 रुपए का, वो कहां से देगा? 25-30,000 जो कमाने वाले लोग हैं, आमतौर पे सैलरीज तो यही है जो डोमेस्टिक लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कहां से देंगे? इट्स अनअफोर्डेबल। 13 टैक्सेस डाल दिए उसके अंदर, टैक्स कलेक्शन आपसे नहीं होती। जब से पाकिस्तान बना है लेस देन 1% पीपल हैव पेड इनकम टैक्स। और फिर ये जो एग्जेम्पशंस हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी की एग्जेम्पशंस हैं, वॉका की एग्जेम्पशंस हैं, फिर जर्नलों की एग्जेम्पशंस हैं, ये जो हमने एग्जेम्पशंस मुराद दी हुई हैं, और जजेस को देखे ना आप, ये क्या तरीका है जी? ये पूरी दुनिया में हर चीज, और आम आदमी की वो बेचारे को रोटा नहीं, आटा भी, अब तो आटा भी आउट ऑफ रीच हो गया, आटा आउट ऑफ रीच हो गया, चीनी आउट ऑफ रीच हो गई, बिजली आउट ऑफ रीच हो गई, गैस आउट ऑफ रीच हो गई। मेरा मतलब कि व्हाट सर्वाइव किस तरह करेगा? एक सर्वाइवल मोड की बात वहां तक पहुंच गई है। तो ये बड़ा जरूरी है कि डॉक्टर साहब, ये जो मुराद का सिलसिला है ना, इसको कहीं ना कहीं जाके रोकना पड़ेगा। क्योंकि देखें, यहाँ पे बाहर आपने भी देखा हुआ है, हम भी देखते हैं कि किसी जज को, किसी जर्नैल को कोई कोठी, कोई इस तरह की चीज जो है वो नहीं दी जाती। यहाँ पे जजेस जो है यहाँ पे किराए के घरों में, फ्लैटों में रह रहे होते हैं। गाड़ियां उनकी अपनी, वो अगर है तो चलानी खुद है उसने, कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मैंने मिनिस्टर्स को देखा है, यकीन करें कि मिनिस्टर्स अपनी गाड़ियां खुद बेचारे चला के आ रहे होते हैं, उनको पार्किंग नहीं मिल रही होती। नहीं, बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद यू। मैं सर, जो यूएस गवर्नमेंट है, जो सुपर पावर है, यूएस गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 घर है, व्हाइट हाउस एंड वाइस प्रेसिडेंट हाउस। यूएस गवर्नमेंट ओनली ओन्स 2 हाउसेस बस। और फिर हर स्टेट के अंदर गवर्नर का हाउस होता है बस, दैट्स ऑल। ठीक। और कोई किसी की कोई कोठी नहीं, कोई। ये जीओआर जो है, ये कॉलोनियल लेगेसी है, ये जब से चली आ रही, क्योंकि वो अंग्रेज जो है वो अलग रहते थे, डिटैच रहते थे, सी वो पब्लिक में नहीं रहना पसंद करते थे। तो ये जब से ये लेगेसी जो है ये चली आ रही है कि घर भी हैं। अच्छा, गाड़ियां जो हैं ये और खराब हुआ। पहले गाड़ियां पूल में होती थी, पहले जो ट्रांसपोर्ट थी वो पूल में होती थी, और आमतौर पे वो इस्तेमाल होता था दफ्तर से घर आना, ये घर से दफ्तर, ये दफ्तर के काम है। सारी दुनिया में यही है, जो ट्रांसपोर्ट पूल होता है, इंडिविजुअल एलोकेशन ट्रांसपोर्ट की नहीं होती। तो एक ब्यूरोक्रेट के पास 5-5, 6-6 गाड़ियां, एक डीआईजी के पास 5-5, 6-6 गाड़ियां सरकारी, और पता नहीं वो जो डाले होते हैं वो भी, और साथ साथ दूसरी गाड़ियां भी। फिर उनकी बेगमात माशाल्लाह जो है वो चला रही होती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ा जा रहा होता है, सब्जी लेके आई जा रही होती है। बल्कि मुझे अगले दिन एक किसी बंदे ने बताया कि एक आला ऑफिसर हमारी अफवाज के, वो कहीं आजाद कश्मीर सेक्टर में थे, तो उनके कुछ गेस्ट आ गए हुए थे, तो वहां पे उनकी कोई लेक थी, तो उन्होंने अपने तमाम जो सबॉर्डिनेट्स से उनको कहा चलो भाई जरा मछलियां पकड़ो इसमें से। अब वो मछलियां मिली नहीं उनको, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने वहां से किसी हेलीकॉप्टर के जरिए अपना जो हेलीकॉप्टर था उसको भेजा मुजफ्फराबाद कि जाके वहां से लेके आओ मछलियां। अब ये हालत होगी भी हमारी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? बिल नहीं फाड़ेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल इनसेंसिटिविटी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी यूनिवर्सिटी में वो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो गाड़ियां एंटर होंगी वो दे हैव टू हैव अ स्टिकर, और स्टिकर लेने के लिए आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपके नाम होनी चाहिए, तभी आपको स्टिकर इशू होगा ना। आपको सरकारी गाड़ी का तो स्टिकर इशू नहीं हो सकता। तो वो आधी से ज्यादा गाड़ियां वो आनी बंद हो गई, बिकॉज आधी से ज्यादा जो गाड़ियां थी दे वर नॉट ओन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो मतलब ये एक मजाक बन गया है, और जो मिसयूज है, और ये एज इफ देयर इज नो एंड।
यू नो। There is no और ये there is no तो ये बिल्कुल आई एग्री विद यू। और ये आईएमएफ की भी ये गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। आईएमएफ कहता है जी आप अपनी कमाई में रहे। आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि आप लोगों से सारी चीजें रिकवर करें। आईएमएफ कहते हैं जी आप अपनी डेट कम करें, आप अपनी वो अपने औकात में रहें, आपकी जो आमदनी उसमें रहें, आप वो जो सर्कुलर डेट जो है उसको रिड्यूस करें। ठीक है, आईएमएफ तो देखो ना, उन्होंने पैसा दिया है, उनको फिक्र है कि हमारा पैसा डूब रहा है। ठीक, आप अपनी खर्चे कम करें, आप अपनी मरायात कम करें। ठीक, आप उधर से भी तो स्क्वीज कर सकते, वो आप करते नहीं है, उस पर कभी अच्छा जिक्र देखें नहीं ना, एक और चीज देखें कि ये अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जी बिजली चोरी को रोकने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी ये है कि जो बिजली चोरी है उसको रोकने के लिए एक फोर्स बनाई जाएगी। अब एक और देखें इनका ढकोसला कि अब एक फोर्स बनाई जाएगी, उसमें फिर करप्शन होगी, फिर लोगों को वहां पे भर्ती करेंगे, अपने जो चमचे चांटे हैं वो उनको बुला के वहां पे भर्ती किया जाएगा। इस क्राइसिस में से भी उन्होंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना ली है। आप अंदाजा लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये तो हमेशा होता है, ये तो हमेशा होता है, ये तो दिस इज द स्टैंडर्ड, ये हमेशा होता है। कुछ साल पहले मेरे ख्याल 92 या 93 की बात है, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो नेशनल असेंबली में आग लग गई, नेशनल असेंबली बिल्डिंग में आग लग गई। और वो जो आग लगी थी वो इकबाल डे या किसी चीज की छुट्टी थी, वीकेंड था, तो असेंबली बंद थी। तो जब आग बुझाने वाले आए तो असेंबली बंद थी, वहां कोई था नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं चला, सही, अलार्म सिस्टम नहीं चला, सही, नक्शा किसी के पास नहीं था, दरवाजे तोड़ के आग बुझाने वाले अंदर गए। तो मैंने आर्टिकल लिखा कि ये जब तक ये असेंबली जो है इनको अब रिपेयर ना करें, इनको बाहर बिठाएं लॉन के अंदर, और ये पहले प्लान पूरा दें कि आइंदा ये चीज नहीं होगी। सी, और ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों नहीं चला, व्हाई वाज दैट नॉट एक्सरसाइज, जो अलार्म सिस्टम आपने स्मोक डिटेक्टर सिस्टम वो क्यों नहीं चला, सी, वो कभी एक्सरसाइज नहीं हुआ। जिस मुल्क के जो हाईएस्ट जो मक्का है मुल्क का, यानी जहां सारी पॉलिसी मेकिंग होती है, वहां ये हालात है कि स्मोक डिटेक्टर नहीं चलते, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं चलता, नक्शा नहीं किसी के पास। तो अच्छा, वो मैंने आर्टिकल लिखा, मेरा आर्टिकल छप गया। इन्होंने कहा जी नहीं, हम फ्रांस से एक टीम मंगाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करेगी, और $500 मिलियन उसका बजट रखा गया बकायदा। वो फिर फ्रांस से एक टीम आई और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने एग्जैक्टली वही सवाल लिए जो मैंने पूछे थे अपने आर्टिकल में कि जी आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते अपने स्मोक डिटेक्टर सिस्टम को, आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते अपने स्प्रिंकलर सिस्टम को, सी, आपका नक्शा क्यों नहीं डिस्प्लेड है, सी, फायर एक्सटिंग्विशर का सारा सिस्टम इन प्लेस क्यों नहीं, सेम वही सवाल। वो उनको $500 मिलियन दिए, आई एम श्योर उसमें से केक बैक खुद भी खाए। यहाँ अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लॉइट। सी, हमारी ये है कि जो कमजोरी कौम की देखी जाए और उसको एक्सप्लॉइट किया जाए टू योर एडवांटेज। ये सारा। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की सुलझाओ की और उलझाओ की, ये जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हम देख रहे हैं, इसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आ जाना चाहिए था अभी तक, और देखा जाना चाहिए था कि भाई चलो अब हो गया जो कुछ भी हुआ, अब कम से कम चीजों को जरा थोड़ा सा कोर्स करेक्शन, जिस आपने वर्ड यूज किया, वो किया जाए और थोड़ा सा मामलात को हल करने की कोशिश की जाए। इवन इमरान खान साहब से बात की जाए जो जेल में इन्होंने डाला हुआ है उसको, और फिर हमारे जो माशाल्लाह अदलिया है वो तो इस तरफ आ ही नहीं रही कि उसकी जमानत का भी कुछ बंदोबस्त किया जा सके। तो क्या आप समझते नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ रब्ता किया जाना चाहिए, ये जो सूरत हाल है इसको, ताकि किसी न किसी तरीके से डिफ्यूज किया जा सके, और ये जो अभी ऑर्गेनिक जो प्रोटेस्ट हैं ये कहीं खुदा ना खास्ता अगर वायलेंस की तरफ बढ़ गए तो फिर तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोर्स करेक्शन के लिए जो फोर्सेस हैं वो तैयार नहीं है, मेरे तो एस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेस, वो अभी तक वो ये समझते हैं कि इमरान खान को दबाव में लाया जा सकता है। सही, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है कि एक ऐसा लीडर है जो दबाव में नहीं आ रहा। सही, अब तक जितने भी लोग आते हैं उनको दबाव में लाना बड़ा आसान होता है, उनकी फाइलें उनको दिखा दी जाती हैं और दैट्स इनफ। सही, वो काफी होता है। अब एक ऐसा लीडर है जिस पे आपने तकरीबन 200 मुकदमे भी बना लिए हैं, सही, और उसको दबाव जेल में भी डाल दिया है। वो दबाव में नहीं आ रहे बिकॉज वो समझते हैं कि ये एक तारीखी मौका है कोर्स करेक्शन का। मैं भी समझता हूँ, हमारी जो पहली जनरेशन है पाकिस्तान की जिन्होंने पूरा एक स्ट्रगल में जिंदगी गुजारी, हम सब ये समझते हैं कि ये कोर्स करेक्शन का मौका है। दिस इज द मोमेंट दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर,
एंड द मोमेंट हैज अराइव्ड। ये कोर्स करेक्शन का, यानी हमारा जो स्वान सॉन्ग है उसका वक्त आ गया है कि हम एक अच्छा गीत गा के आगे जाए। सी, तो ये कोर्स करेक्शन के बगैर और कोई चारा कार नहीं है। ये जो 58 से हम ट्रैक से उतरे हुए हैं, अब दोबारा हमने ट्रैक पे आना है, ये बड़ा जरूरी है। सी, और ट्रैक पे जब तक हम नहीं आएंगे कोर्स करेक्शन नहीं हो। और ट्रैक के लिए आपकी बातों से मुझे आपकी आंखें जो नम हुई हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, कितना दर्द फील कर रहे हैं आप। लेकिन क्या वजह है कि ये दर्द जो है, जो फैसला साज लोग हैं उनके दिलों में ये दर्द क्यों नहीं? देखें जी, जो 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 प्रिविलेज और जो एंजॉय कर रहे होते हैं वो बुरायात, उस वक्त वो रियलाइज नहीं करते कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक, वो उस वक्त वो क्योंकि वो सवार होते हैं एक ताकत के घोड़े पे, तो वो समझते हैं कि जो ये ताकत का घोड़ा इस तरह ही चलता जाएगा। और अभी भी अगर आप देखें, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, ये पहली दफा ये भी हुआ पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो एक्स सर्विसमैन है वो सारे चेंज के हक में है। सी, दे आर ऑल सपोर्टिंग। ये पहली दफा हुआ है, वरना एज अ फैमिली दे हैव ऑलवेज स्टक इट टुगेदर। ये पहली दफा है कि वो भी अपोज कर, उनको भी नजर आ रहा है कि यार ये जिस घोड़े पे हम सवार रहे हैं ये तो ठीक नहीं था, ये तो घोड़ा हमें गलत तरफ ले जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन मैं क्लियर कर दूं कि जो 60s में हमारी ग्रोथ हुई थी और 60s में जो हम उठे थे, वो 58 के मार्शल लॉ की वजह से नहीं उठे थे। ये भी बड़ी गलत फहमी है लोगों को। लोग अक्सर कहते हैं जो पहले डेकेड में जो फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट फाउंडिंग फादर्स ने वो क्रिएट किया था, उसकी वजह से हम 60s में उठे। और उठना और जो कौम को उठना था वो उसका डायरेक्शन उन्होंने एक मखसूस तबके की तरफ चेंज कर दिया, और कौम को उठाने के बजाय एक मखसूस तबके को उठाया गया। जिसमें वो 22 फैमिलीज भी थी इनफेमस, जिनका भी नाम आया। तो ये जो 60s में आपने जो सर्च देखा था और जो हमारा खड़ा होना देखा था, वो पहले 10 साल 11 साल की मेहनत थी जिसकी वजह से हम खड़े हुए थे। सब कुछ हो चुका था, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। PIDC बन चुका था, टॉम एनर्जी कमीशन बन चुका था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुकी थी, कराची शिपयार्ड बन चुका था, वापडा बन चुका था, वारसक डैम बन चुका था, ग्वादर खरीदा जा चुका था। देखो ना, ये सब कुछ हो चुका था। सुई गैस दरियाफ्त हो चुकी थी 52 में। सी, तो सारा जो फ्रेमवर्क था डेवलपमेंट का, और जाहिर बात है वी वर रेडी टू टेक ऑफ, मगर वो हमने डायरेक्शन ही बदल दिया उसका। तो वो जो हमने निकलना था वो डायरेक्शन हमारा मिसडायरेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी किसी ने बड़ा लिखा है कि हिंदुस्तान में नेहरू से लेके मोदी तक किसी प्राइम मिनिस्टर के एक मरला कहीं आउट ऑफ इंडिया नहीं है ओनरशिप, नॉट अ सिंगल, एक मरला किसी का नहीं है फ्रॉम नेहरू टू मोदी। जितना भी उनको कहें आप, एक मरला किसी की मलकियत नहीं है हिंदुस्तान से बाहर, किसी का फॉरेन अकाउंट नहीं है हिंदुस्तान से बाहर। तो मनी ट्रेल का तो सवाल ही नहीं है, जब है ही नहीं तो देयर इज नो मनी ट्रेल। मनी ट्रेल कैसे? मनी ट्रेल की नोबडी आस्क्स फॉर मनी ट्रेल। ऐसे तो नहीं ना वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है और हमारे पास $4 बिलियन भी नहीं है, तो अब ये फर्क तो साफ जाहिर है। और स्पेस में सबसे पहले हम गए थे, रशिया के बाद वी वर द सेकंड कंट्री टू गो इनटू स्पेस इन 1962, जो रैबर 1 रॉकेट हमने छोड़ा था सोमियानी बीच से 62 में। और अब तो स्पार्को जो है वो तो बेचारा बिल्कुल यतीम हो चुका है, जब से ये पिछले कई सालों से हमारे जो अफवाज के लोग हैं, जर्नैल साहब जो हैं, वो जाके वहां पे बैठ जाते हैं और उसकी कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। देखे ना, ये जो पहले तो जो इस मुल्क के खिलाफ जो सबसे पहले जो कॉन्स्पिरेसी ये हुई कि जो पॉलिटिकल ओवरसाइट के लोग थे उनको करप्ट किया गया, पॉलिटिकल ओवरसाइट के लोगों का लेवल गिरा दिया गया टू एन एक्सटेंट कि उनको आप कंट्रोल कर सकें। ठीक, तो पॉलिटिकल ओवरसाइट जो है वो खत्म कर दी गई। दैट वाज द फर्स्ट अटैक ऑन पाकिस्तान। और उसके बाद फिर जी एक और चीज, सॉरी टू कट यू शॉर्ट डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं किताब पढ़ रहा था उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो सुपर पावर्स है ना, इनका एक बेसिक जो तरीका होता है वो ये होता है कि जहाँ पे भी आपने बर्बादी करनी हो, वहां पे जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आप ऊपर ले आए। जब आप उनको ऊपर लेके आएंगे तो एक तो मेरिट सारे का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो अपने से अच्छे किसी को भी ऊपर नहीं आने देंगे, और यूं सारे के सारे जो इदारे हैं
वो तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे, जब इदारे बर्बाद हो जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, वो आपने कहानी सुनी होगी, वो ये फंड रेजिंग कर रहे थे शौकत खानम के लिए, तो सारे टेबल पे बैठे हुए थे, तो एक साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी मैं CIA का एजेंट था मॉस्को में, तो सबके कान खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा जी फिर तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपके फैक्ट। तो कहता नहीं, मेरा सिर्फ ये काम था कि मैं इनकॉम्पिटेंट लोगों को प्रमोट कराता था। देखे ना, मेरा काम ये था कि टू मेक श्योर दैट इनकॉम्पिटेंट पीपल आर प्रमोटेड इन इंपॉर्टेंट पोजीशन। मेरा सिर्फ ये काम था बस, मैं कोई इंफॉर्मेशन या कोई वो नहीं भेजता था, मेरा ये काम था। और देखिए सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई, और यही हमारे साथ भी यही हो रहा है, आप देख लें। मगर ट्रेजेडी ये है कि हमने अपनी जनरेशन में ये डिक्लाइन देखी है। सी, हमारी कभी एडमिशन मेरिट पे होती थी, देखो मेरिट पे एडमिशन होती थी, मेरिट पे नौकरी मिली, मेरिट पे प्रमोशंस हुई, देखो ना। तो हमने अपनी जिंदगी में ये डिक्लाइन देखी है। अब मैं जब बताता हूँ अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये डिस्कस करता हूँ, तो वो मेरे से देखते हैं पता नहीं मैं कोई खलाई मखलूक हूँ जो मेरिट की बात करते हैं, यू नो। तो था एवरीथिंग हम तो लूज किया है। हमने तो ये नहीं कि ये हमने एक सिस्टम को खराब किया जानबूझ के, उसको लूज किया है। सी, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब फ्लड आया हुआ है, ये जो है सतलुज दरिया में, सी ये फ्लड आया हुआ है। अब अजीब बात है कि आपने खाम मायदे कर दिए, आपको जरूरत ही नहीं थी, आपने दरिया कुछ दे दिए, कुछ ले लिए, कुछ अजीब व गरीब खिचड़ी पका दी, नेचर में आपने इंटरफेयर किया। अब जब फ्लड आता है तो वो पानी छोड़ देते हैं, जब 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 पानी की जरूरत होती है पानी रोक लेते हैं। वो जो दरिया था वहां पे जमीनों पे कब्जे हुए हैं ना। बिल्कुल, तो नहीं, और पीछे भी आपको जो आपने मुआहदा किया वो भी गलत। ये सारी दुनिया में जो लोअर रिपेरियन कंट्रीज हैं उनको पानी मिलता है। नाइल जो है वो सारे अफ्रीका से फ्लो करता है और जाके गिरता है समुद्र में। अमेज़न जो है वो साउथ अमेरिका में जाके समुद्र में गिरता है। राइन जो है वो सारे यूरोप से होके जाके समुद्र में गिरता है। ठीक, तो आपको क्या जरूरत थी अपने दरिया गिव अप करने की? ठीक, आपने साफ पानी छोड़ दिया और जो रुई गंदा नाला है वो आपको फ्लो कर रहा है। मतलब आपने कैसे कैसे मायदे किए हैं, आपने ये मुल्क दुश्मनी ऐसी मुल्क दुश्मनी की है। बिल्कुल, आपने यानी क्रिपल किया है, यानी खड़ा करने के बजाय आपने क्रिपल किया है मुल्क को, देखो अननेसेसरीली। अब फ्लड आया हुआ है सतलुज में, देखो ना, वो जाहिर बात है कि जब वो पानी नहीं आता तो फिर लोग कब्जे कर लेते हैं, वो होता है। अब तो लोग कह रहे हैं जी डैम्स का जो सारा है कॉन्सेप्ट ये भी इतना फेवरेबल नहीं है। रिवर शुड फ्लो और हर जो मुल्क है वो अपने हिस्से का पानी ले और बाकी दरिया को चलने दे, क्योंकि इससे आप नेचर में इंटरफेयर करते हैं। ये नई थ्योरी है जो कि जी आप रिवर फ्लो, देखो ना, वरना फिर वो रिवर रिएक्ट करता है, फिर फ्लड्स आते हैं। तो ये जो है सारी जो चीजें आप नेचर में आप इंटरफेयर करते हैं, गलत फैसले करते हैं और कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। दुनिया की महंगी तरीन बिजली आप बना रहे हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, दुनिया की महंगी तरीन गैस आप दे रहे हैं जो अफोर्डेबल नहीं है। ठीक, आपने हर चीज में आपने किक बैक, सब चीज में बर्बाद करके रख दिया। इस तरह ये टाइम कम रह गया बाकी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी और ये जो सारा सिलसिला है अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोर्स करेक्शन, लेकिन मैं दोबारा इंसिस्ट करता हूं, दिस कंट्री नीड्स कोर्स करेक्शन। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता और उस कोर्स करेक्शन में करप्शन और अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर हैज टू बी रीडिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तब कोर्स करेक्शन होगा। ये दोनों चीजें कंट्रोल करना। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी। वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी कैन नॉट गिव अप। इंशाल्लाह, थैंक यू।